हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको, बल्कि थोड़ी नहीं, पूरी की पूरी जानकारी देंगे। तो जो भी बच्चे बोर्ड में अपियर हो रहे हैं उनके पास भी बहुत सारे डाउट हैं सेल्फ इंडक्शंस को लेकर के कि इसमें फार्मूले कैसे होते हैं, इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालें और इसको समझे कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। विजुलाइज करना थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल होता है। रेजिस्टेंस को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लास 10th में भी था, तो रेजिस्टेंस में किसी को डाउट नहीं होता, कैपेसिटर में भी डाउट नहीं होता। लेकिन इंडक्टर को लेके बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे डाउट्स हैं जिनको वो समझ नहीं पाते हैं। और इस इंडक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे जाते हैं। बोर्ड हो या फिर CBSE हो या फिर ISC हो, JEE हो या नीट हो, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको अगर समझ जाते हो तो सारे एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना, मैं बहुत ही बारीकी से बता रहा हूँ इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसके जो फॉर्मूले इन्वॉल्व हैं, सब कुछ। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारे पास ये जो कॉइल है, हमारे पास एक कॉइल है, एक बैटरी है और ये स्विच है। तो बेसिकली आप हम लोगों ने ये देखा भी है कि सोलेनॉइड में करंट पास करोगे, किसी भी कॉइल में अगर करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं उसके अंदर। ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करें, अभी तो स्विच ऑफ है, सर्किट ब्रेक है, करंट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। करंट इसमें क्या है? ज़ीरो है। क्या करंट है इसमें? I इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप इसमें स्विच को ऑन करोगे ऐसा, तो इसमें भी करंट आएगा। ठीक है, करंट आने की वजह से क्या होगा, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रहे हैं यहां पर, वो बन रहे हैं करंट की वजह से। और जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया तो इसमें करंट डेवलप होना शुरू हो गया। लेकिन आप इस चीज को समझना है कि यह जीरो करंट से स्टार्ट होकर के कुछ करंट तक जाना, उस करंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इसको करंट को बिल्डअप होने में कुछ तो टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं कि स्विच ऑन करते ही इंस्टेंटली T0 पे ही पूरा का पूरा करंट इसमें आ जाए, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता है कि स्विच ऑन करते ही 0 सेकेंड में ही सब कुछ डेवलप हो जाए, करंट बन जाए, इलेक्ट्रिसिटी बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ टाइम तो लगता है। उस टाइम को आप मान लो सपोज 1 सेकेंड भी हो सकता है वो टाइम। आपको लगता है नहीं यार 1 सेकेंड तो ज़्यादा है, तो आप 0.1 सेकेंड ले लो। ये भी ज़्यादा लग रहा है तो चलो 0.01 सेकेंड ले लो। यार कुछ तो टाइम लगता होगा ना करंट को यहाँ पर बनने में, बिल्डअप होने में। माइक्रो सेकेंड ही सही, चलो माइक्रो सेकेंड मान लेते हैं। 0 पॉइंट क्या होगा, 0000 ऐसा कुछ। ठीक है ना। यानी कि 10⁻⁻6 सेकेंड भी अगर आप मानते हो तो टाइम तो लग रहा है ना, कुछ तो टाइम है, कुछ तो टाइम लग ही रहा है इसको बिल्डअप होने में, जीरो से कुछ वैल्यू तक जाने में। राइट, यानी कि 0 से लेकर के 10⁻⁻6 सेकेंड का जो टाइम गैप है, तो इस टाइम गैप में तो करंट यहाँ पे बिल्ड हो रहा है ना, बन रहा है, यानी कि वैरी कर रहा है, करंट वैरी कर रहा है ना। यानी कि अगर हम मान लेते हैं सपोज इसमें 2 एम्पियर की करंट की हम बात करें, तो 0 से 2 एम्पियर, अभी तो 0 करंट है, 0 से अगर 2 एम्पियर करंट डेवलप होना है तो इसमें कुछ तो टाइम लगेगा। 0 से 0.1 जाएगा, 0.2 बनेगा, 0.3 बनेगा एंड सो ऑन। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, भले ही वो टाइम बहुत ही छोटा क्यों ना हो। ठीक है ना। तो ड्यूरिंग दैट टाइम ड्यूरेशन करंट इज वेरिएबल फॉर दिस। तो करंट के वैरी करने से क्या होता है ये भी समझना है हमारे को। ठीक है, देखो किसी भी सोलेनॉइड में हम लोगों ने फार्मूला भी डिराइव किया था 12th क्लास में। राइट, हालांकि 10th वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना, 10th वाले बच्चे को भी देखनी चाहिए। हम लोगों ने एक फार्मूला डिराइव किया था, B इज इक्वल टू μ0 Ni। ये क्या होता है? ये है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है ना। तो देख लो मैग्नेटिक फील्ड किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। μ0 तो चलो कांस्टेंट है, हम लोग एयर की बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है फिलहाल इसके अंदर एयर है, कुछ भी नहीं है मतलब। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है ये। ठीक है ना। सारे टर्म्स को समझना जरूरी है। जो भी बच्चे 10th में हैं
और जो ये बच्चे 12th में है, 12th वालों के लिए तो खैर कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा उनको, नहीं चाहते हुए भी। 10th वाले बच्चे भी इसको आसानी से समझ लें, बहुत अच्छे से समझ लें कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। म्यू नॉट एन आई मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, 10th वाले बच्चों के लिए फॉर्मूला नया है, लेकिन आप देखो और सीखो। बी जो डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे कर रहा है। एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। मतलब यूनिट लेंथ का जो टर्न है वो एन है। और मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, म्यू नॉट एन आई है, राइट, म्यू नॉट एन आई, ठीक। इसी चीज को आपको समझना है, मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, तो आप यहां मीडियम लिख सकते हो। अगर मान लो मीडियम चेंज हो गया तो, कोई गैस हमने इसमें भर दिया तो, या कुछ और माइका शीट भर दिया, कोई मीडियम भर दिया हमने उसको, तो आपको यहाँ पर एक टर्म मल्टीप्लाई होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम के। म्यू नॉट के साथ एक टर्म मल्टीप्लाई होगा आपके पास के, और इस के की वैल्यू जो होगी ना वो ग्रेटर देन 1 होगी। एयर के लिए तो 1 ले लेते हैं के की वैल्यू, लेकिन अगर कोई मीडियम चेंज होता है तो हम लोग वहां पर के लिखेंगे, के की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड विल इंक्रीजेज बाय सम फैक्टर। अगर के की वैल्यू मान लो 2 है या 3 है या जो भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू एयर वाला, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी अगर हम मीडियम चेंज करते हैं तो, अदर देन एयर, ठीक है ना। ओके, तो जब हम लोग बात कर रहे हैं 0 से 10⁻⁻⁶ सेकेंड, यानी कि 0 से 1 माइक्रोसेकंड तक के लिए ग्रोथ ऑफ करंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए आपको निकालनी पड़ेगी पहले फ्लक्स, कि फ्लक्स कैसे वैरी कर रहा है और कैसे चेंज हो रहा है। देखो, कोई भी इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कोई भी इंडक्टर किसी चेंज को, ग्रोथ किसी चेंज को ना होने से रोकना चाहता है, चेंज को रोकना चाहता है। मान लो पहले करंट है, मान लो 2 एम्पियर, बाद में करंट हो गया 1 एम्पियर, तो 2 से 1 की जो चेंज है ना, इसको ये अपोज करेगा। या फिर 2 से 3 अगर होना चाहता है तो भी अपोज करेगा। इसका ये नेचर है, करंट को, चेंज को अपोज करना। ये हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चेंज इन करंट या चेंज इन वोल्टेज को ये अपोज करेगा, इसका नेचर है अपोज करने का, ठीक है ना। तो फ्लक्स जो हम लोग निकालेंगे, फ्लक्स हम लोग कैसे निकालते हैं, B इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न, यही तो होता है फ्लक्स। इसकी कुछ लेंथ मान लो आप L, ठीक है ना, और एक का एरिया आप A मान लो। सारे लूप्स हैं, बहुत सारे एरिया है यहाँ, तो ईच एरिया इज A, और यहाँ पर बहुत सारे टर्न है। कितने टर्न है, कैपिटल N वाले टर्न है, कैपिटल N। टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या है, कैपिटल N। तो हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, हम लोग फाइंड करने वाले हैं ये जो इंडक्टर है किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों ने पहले देखा हुआ है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, रो L बाई ए। क्लास 10 में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, रो L बाई ए है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, और रेसिस्टिविटी तो खैर कांस्टेंट है। ये सब फैक्टर्स हैं। कैपेसिटेंस भी हम लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी पढ़ा है ना। यानी कि कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन एरिया, कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, यानी स्मॉल डी, ये पढ़ा है हम लोगों ने। लेकिन इंडक्टर, ये जो हम लोग L लिखते हैं ना, इंडक्टर, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, बच्चों से पूछो तो बच्चे का माइंड कैप, माइंड पूरी खाली, अरे यार ये तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इंडक्टर किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आज इसी चीज को हम लोग समझ रहे हैं और फार्मूला भी डिराइव करने जा रहे हैं कि ये इंडक्टर किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, या सिंपल इंडक्टेंस बोल सकते हो, या इंडक्टर भी हम लोग बोलते हैं। L रेजिस्टेंस R, कैपेसिटर C, इंडक्टर L, ठीक है ना। तो ये हमने लिखा है बैंड। बैंड का मतलब, अगर एक टर्न की बात करें तो फ्लक्स क्या लिखेंगे, B इंटू एरिया, और टोटल फ्लक्स क्या लिखेंगे हम लोग, ये फ्लक्स टोटल हो गया ना, ये तो टोटल फ्लक्स क्या लिखेंगे हम लोग, n नंबर ऑफ टर्न के लिए, तो n से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग ने निकाल के रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई,
ठीक है ना, एरिया और ये कैपिटल एन। अब बच्चे सोचेंगे ये दो दो एन कैसे हैं, यहाँ स्मॉल एन कैपिटल एन। अब ध्यान से देखो, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ के लिए जो टर्न है वो एन है। हमारे पास तो एल लेंथ है, तो एल लेंथ के लिए टर्न कितना हो जाएगा, एन इंटू एल। तो ये दिस एन इंटू एल रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ टर्न। इसी को तो हम लोगों ने कैपिटल एन ले रखा है ना भाई, इसी को तो हम लोगों ने कैपिटल एन ले रखा है। यूनिट लेंथ के लिए टर्न एल, तो एल लेंथ के लिए एन इंटू एल, एल लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न मुझे मिल गया, दैट इज कैपिटल एन। सो एन एल इज इक्वल टू कैपिटल एन। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपिटल एन को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया इंटू एन एल, लिख सकते हैं ना ऐसे। चलो लिख लिया हम लोगों ने ऐसे। अब क्या करें, अब यहाँ पे आप देखो फ्लक्स टोटल मुझे क्या मिल रहा है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई एल, ये मिल रहा है। ठीक है, यही तो मिल रहा है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा कि भाई यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि फ्लक्स और करंट तो वेरी कर रहा है, 0 से माइक्रो सेकेंड तक ही सही करंट तो वेरी कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो आप लिख सकते हो, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करंट। बाकी सब जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो कांस्टेंट फैक्टर है। वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो फ्लक्स टोटल में ये जो टर्म्स आपको मिल रहे हैं ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये सब कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग एल से डिनोट कर लेते हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू लेंथ। ये सब सारी चीज़ें कांस्टेंट है, और ये फैक्टर को भी आपको समझ के चलना है, एन एल इज इक्वल टू कैपिटल एन। ठीक है ना, अगर आप मीडियम चेंज करते हैं, यहाँ पे कोई रॉड डाल दे, आपसे पूछा जाता है ना, क्लास 12th में क्वेश्चन में या 10th में पूछा जाता है, अगर आप मीडियम चेंज के यहाँ रॉड डाल दें तो इसमें करंट ज़्यादा होगा, कम होगा, डीम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल वाले। तो उसका जवाब आपको यहीं से मिलेगा। अगर इसमें आप मीडियम चेंज कर देते हो तो ये एल डैश हो जाएगा म्यू नॉट इंटू के एन स्क्वायर ए एल, है ना। ये किसके लिए है, ये तो वैक्यूम के लिए है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मीडियम होगा तो ये होगा, तो बढ़ गई ना वैल्यू। अब क्या, अब अगर एक एल की वैल्यू बढ़ गई तो अब एक्सएल की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, एक्सएल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी ना। एक्सएल क्या लिखते हैं हम लोग, ओमेगा इंटू एल लिखते हैं। तो एल की वैल्यू तो बढ़ गई, यहाँ पर क्या है, एल डैश बिकम्स ग्रेटर देन एल। किसी मीडियम को हमने यहाँ पे डाल दिया, रॉड डाल दिया, तो एल की वैल्यू बढ़ जाने की वजह से, एल की वैल्यू बढ़ जाने की वजह से एक्सएल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और एक्सएल क्या होता है, एक्सएल इज दी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस इंडक्टर, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ गई। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट यहाँ से कम निकलेगा। ठीक है ना, करंट यहाँ से कम निकलेगा, और जो बल्ब हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है कि बल्ब यहाँ पे एक हमने बना के रखा हुआ है सर्किट में, इसमें अंदर रॉड डाल दिया तो बल्ब डीम हो जाएगा या इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, बताइए। तो उसका आंसर आप यहाँ से बड़े आसानी से दे सकते हो कि व्हेन रॉड इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, that means it will increase the resistance offered by the solenoid and hence current will be lesser from the battery। करंट की वैल्यू जो इस बैटरी से निकलेगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और जो बल्ब यहाँ लगा होगा वो डीम हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछ चुके हैं, बहुत सारे पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो पूरी कहानी समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि ये क्यों बढ़ता है और क्यों छोटा होता है। इसके लिए आप लोगों ने ये डेरिवेशन देख लिया है। ये छोटा सा डेरिवेशन है, ये डेराइव करने को आपको एग्जाम में भी बोला जा सकता है। ठीक है, और हम लोगों ने इस पर एक डेराइव भी किया था कि एलआर सर्किट होगा तो करंट कैसे ग्रो करेगा, है ना, हम लोगों ने किया था पहले। उसके मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगा। उसको बोलते हैं एलआर सर्किट या फिर आरसी सर्किट। एलआर का मतलब एल और आर मीन्स रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस साथ में अगर डाल देंगे, फिर करंट का एक्सप्रेशन निकाला था हम लोगों ने। एक बार कैपेसिटर डाल देंगे तो करंट का और टाइम डिपेंडेंट करंट हम लोगों ने फाइंड किया था। तो सब कुछ हम लोग कर चुके हैं वैसे। अब मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगा। बस बच्चों को इस पार्ट में समझने में दिक्कत हो रही थी कि भाई इंडक्टर किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लो आप लोग। कोई भी डाउट है तो बिंदास आप मुझे पूछ सकते हो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। जब तक बोर्ड जेईई नीट खत्म नहीं होते हम लोग रुकेंगे नहीं। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।